2 दिनों के सेमिनार में हम परिवर्तन पर बात करने वाले हैं और ये परिवर्तन अनेक अंगों से लोगों ने कंठ साधना और प्रस्तुतिकरण दोनों में जो बदलाव आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा की है। अपने वक्तव्य सभी ने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं और थोड़ा सा जिस परंपरा से मैं आई हूँ उसके बारे में कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरी जो परंपरा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से, मॉनिटर तो नहीं है ना, तो जिस परंपरा से मैं आती हूँ वो परंपरा है मेरे पिताजी पंडित वामनराव सडोलीकर जी, जो उनकी उम्र के 13 साल में पंडित पलुस्कर जी के पास पहुंच गए थे। पलुस्कर जी के ठीक है कोई वो उनके पास पहुंच गए थे 1920 में 12-13 साल की उम्र में। वहां से 1925 में यशवंत नाटक मंडली में पहुंच गए, क्योंकि वहां पर उस्ताद अल्लादिया खान साहब नाटक कंपनी के मालिक जो थे, शंकर राव सरनाइक, जो निवृत्ति हुआ सरनाइक जी के चाचा थे, उनका गंडा बंधन वहाँ पे होना था और अल्लादिया खान साहब वहाँ उनको सिखाने के लिए दाखिल हो गए। जबकि खान साहब ने शपथ ली थी कि मैं ब्राह्मण को नहीं सिखाऊंगा किसी कारणवश। तो भुर्जी खान साहब ने उनसे कहा कि वामनराव जी, आपको खान साहब की गायकी सीखनी है, मगर खान साहब आपको गंडाबंद शिष्य नहीं बनाएंगे, मगर आप उनकी तालीम सुन लीजिएगा, आप तालीम जरूर उठा सकते हैं और बाकी रहा सहा देखा जाएगा। क्योंकि उस जमाने में भी उस्ताद अल्लादिया खान साहब 10,000 रुपये गंडा बंधन के लिए देते थे उस जमाने में जी। और ये तो किसी भी मध्यम वर्गीय घर के दायरे के बिल्कुल परे था। और उस जमाने में ऐसा था कि एक ब्राह्मण का लड़का पहले तो गाना सीखने के लिए पलुस्कर जी के पास पहुंचा, बाद में गाना सुनने के लिए नाटक कंपनी में रंग लगाने के लिए पहुंचा। Because my father when he joined the नाटक कंपनी he immediately was accepted as a hero, क्योंकि कद काठी ऊंची लंबी थी और शंकर सरनाइक छोटे थे, तो उनके पल्ले में हीरोइंस के रोल आ गए। मेरे पिताजी उनके हीरो बन गए। और वहाँ अल्लादिया खान साहब की गायकी जो उन्होंने सुनी, वो गायकी उन्होंने उस पर मेहनत करना शुरू कर दिया। फिर खान साहब को समझ में आया, वो एक प्रसंग ऐसा हुआ कि एक दिन खान साहब को शाम को टहलने के लिए मेरे पिताजी लेके जा रहे थे, तो जब देखा कि उनके जूतों पर धूल पड़ी हुई है। ये गुलबर्गा का इवेंट है, गुलबर्गा में नाटक कंपनी गई थी और वहाँ की जब धूल जमी हुई थी, पिताजी ने इधर उधर देखा, कोई कपड़ा नहीं मिला, तो उन्हें अपनी धोती से जूते पोंछना शुरू कर दिया। खान साहब, अरे वामनराव ये क्या कर रहे हैं, मुझे जहन्नम में भेजोगे? तो पिताजी ने कहा कि क्या गलती हो गई मेरे से, ब्राह्मण होके मेरे जूते साफ कर रहे हो, अल्लाह ताला मेरे से जवाब पूछेगा। पिताजी ने कहा कि इसमें ब्राह्मण होने का और ना होने का कोई सवाल आता नहीं, आप मेरे लिए साक्षात विद्या हो। गुरु और शिष्य दोनों का जाति धर्म कुछ नहीं होता है।
उनके लिए संगीत धर्म है और मेरे लिए इस धर्म की साक्षात मूर्त आप हो। मैं संगीत के धर्म की सेवा कर रहा हूँ, कृपया मेरी सेवा का स्वीकार कीजिए। खान साहब ने उनको गले लगाया, बहुत रोए और कहने लगे, वामनराव मैं जानता हूँ आपके हृदय में क्या है, आप गाना सीखना चाहते हो मेरे से। कोई नहीं, आप भूरजी का गंडा बांधो, मैं सिखाऊंगा। क्योंकि आप हमारे परिवार के हो जाओगे तो आप हमारे बच्चे बन जाओगे, मैं आपको सिखाऊंगा। और फिर 1936 में उस्ताद भूरजी खान साहब का गंडा बंधन हुआ मेरे पिताजी का, और उसके बाद में भूरजी खान साहब की बाकायदा तालीम मिलने लगी और अलाउद्दीन खान साहब भी सिखाने लगे। अब हम देखते हैं कि पलुस्कर जी के यहाँ पिताजी को क्या मिला। ओमकार साधना, मंत्र साधना, स्वर अभ्यास, और इसके बाद में जब जयपुर अतरौली घराने की गायकी के संबंध में उनकी परवरिश उसमें होने लगी, पहले तो पिताजी को लगा कि शायद मेरे गले का धर्म बदल जाएगा या बदलना पड़ेगा, मगर भूरी खान साहब ने भी वही तालीम आगे बरकरार रखी और इसके लिए स्वर साधना, स्वरों का लगाव, ये सारा बिना बदले पिताजी को करने के लिए अच्छा मौका मिल गया और उनकी गायकी का विकास होने लगा। कुमार गंधर्व जी की बात चल रही थी तो कुमार जी कहते थे कि पुरुषों में आवाज कैसी होनी चाहिए कि वामनराव की आवाज होनी चाहिए, जबकि वामनराव सडोलीकर और कुमार गंधर्व इनकी उम्र में काफी अंतर था। जब मेरे पिताजी का नाम कराची लाहौर में रोशन हो रहा था, कुमार जी को हाथ पकड़े हुए मेरे पिताजी कराची लेके जाते थे। और कुमार जी मेरे पिताजी को काका कहकर बुलाते थे। और आखिर तक हमारे घर में कभी कभी रात को 1 बजे 2 बजे आते थे, क्योंकि वो जहाँ रहते थे वो लोग उनके पीछे पीछे चले आते थे। और कुमार जी को कभी कुछ सीखना होता था, काका ये राग मुझे चाहिए, वो राग मुझे चाहिए, और उन लोगों के वहाँ बैठे हुए वो नहीं होता था, तो रात को 1-1, 2-2 बजे कुमार जी आते थे और 5 बजे 6 बजे निकल जाते थे। तो ये जो आपसी लगाव और एक जो रिश्ता था, जो एक गहरा बंधन था, वो ऐसा था कि जो अपनी एक दूसरे की विद्या, मेहनत और साधना की एक ऐसी एक मिसाल थी कि जो हमारे लिए बचपन से मैंने इसको देखा है, इसलिए हमारे लिए एक आदर्श बन गया। मैं आप सभी से कहूंगी कि थोड़ा सा अपने मोबाइल्स को साइलेंट करें प्लीज। नहीं, क्योंकि बंद करें। मेरे सामने आप कागज देख रहे हैं, मगर कागज देखकर मैं पढ़ नहीं रही हूँ। मेरे सामने विचार हैं और बहुत बड़ी विद्वान तो हूँ नहीं, ग्वालियर घराने की तालीम, इनकी आवाज साधना में कोई विशेष फर्क नहीं था। परंतु हम देखते हैं कि खान साहब की जो जयपुर अतरौली घराने की गायकी है, उस गायकी के बारे में काफी सारी गलत फहमियां लोगों के मन में हैं, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। अलाउद्दीन खान साहब की जयपुर घराने की गायकी, जयपुर अतरौली घराने की गायकी, लोगों को लगता है वो पहले से ही जयपुर अतरौली घराने के गायक थे। अलाउद्दीन खान साहब के पूर्वज नाथ विश्वंभर की परंपरा से थे, जो डागू घराने से हरिदास स्वामी जी से ताल्लुक रखते थे। शांडिल्य गोत्र गौड़ ब्राह्मण, ये उनका परिवार था। और उनके परिवार के अनूप शहर में, अनूप नाम का की जो रियासत थी, वहाँ जो उनके रिश्तेदार थे, पूर्वज थे, उनको अपने राजा को मुसलमानों की चंगुल से छुड़ाने के लिए बिस्मिल्लाह करना पड़ा। और उन्होंने वो अपने
पेट्रन के लिए, अपने राजा के लिए अपने धर्म का बलिदान दिया और वो मुसलमान हो गए। और मानतोल खां, मनरंग खां, सजीले, ख्वाजा अहमद खां, जहांगीर खां, ये सब उनके घराने के पूर्वज रहे हैं। उनका घराना द्रुपद धमार का बहुत नामचीन घराना था, डागुर बानी थी। और इस घराने की गायकी में ख्यालों का भी प्रचलन था और उस गायकी पर डागुर बानी, खंडार बानी और गोबरहार बानी, तीनों बानियों का संस्कार था। उनका ख्याल गायन इन ध्रुपद की बानियों से संस्कृत होकर एक अमलगमेशन था। अलादे खान साहब की उस जमाने की गले की तैयारी बहुत थी, बहुत मिठास और तासीरदार आवाज थी, चपल आवाज थी। और उस गायकी को लेकर खान साहब का बहुत नाम हुआ, जिसके चलते खान साहब आमलेटा संस्थान में आए, रियासत में आए। आमलेटा के राजा ने उनको दिन रात 4-4, 6-6 घंटे गवाया और परिणाम स्वरूप खान साहब की आवाज एकदम खराब हो गई, बोल भी नहीं पाते थे। वो जोधपुर वापस आए। जोधपुर आए वापस 1885-86 की ये बात है। 2 साल तक खान साहब गले से झूंझ रहे थे और रोज अल्लाह मियाँ को प्रार्थना करते थे, या अल्लाह मुझे मेरी आवाज़ वापस दे, या तो मुझे अपने पास बुला ले। मगर धीरे धीरे 2 साल के बाद उन्होंने रास्ता निकाला और गायकी का अपना नया अंदाज बनाया। उसी आवाज में जो बाद में जो वापस उन्हें मिली, हाँ। उस आवाज में वो मिठास और तासीर तो नहीं रही, बोझिल हो गई थी आवाज, थोड़ी सी ब्रॉड हो गई थी। परंतु उन्होंने जो वापस मिली उस आवाज में काम करना शुरू कर दिया, आवाज की मेहनत करना शुरू कर दिया। और इसमें आवाज का जो लगाव, सुरों का निकास, तारों का निकास, इसके ऊपर खान साहब ने बहुत काम किया। लोगों की गलतफहमी यह है कि अलादे खान साहब जयपुर अतरौली घराने से है। जयपुर अतरौली घराने की गायकी खान साहब ने प्रवर्तित की है। पुस्तकों में अंट-शंट कुछ भी लिखा जाता है। मैंने काफी कुछ पढ़ा है और काफी बच्चों के पास से जो मेरे पास थीसिस वगैरह आते हैं, उसमें उनके पोते की एक किताब भी लिखी है अंग्रेजी में। जी, माई लाइफ। जी जी। तो आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा अमलान दास गुप्ता और उर्मिला भिंडकर ने ट्रांसलेट किया है उसे। तो अलादे खान साहब ने जो गायकी प्रवर्तित की, उस गायकी को जयपुर अतरौली ये नाम कैसे पड़ा, ये भी बात मैंने उस्ताद अजीजुद्दीन खान साहब, जो भुर्जी खान साहब के सुपुत्र थे और अलादे खान साहब के पोते थे, उनसे मैंने क्लियर करवाई। खान साहब 1891 में 1891 में महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र में उस समय रहमत खान साहब, बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर, इनकी गायकी की छाप थी। उनके प्रचलित राग लोग सुनते थे और उनकी गायकी को समझकर उसका आनंद लेते थे। खान साहब जब महाराष्ट्र में आ गए तो उनकी गायकी पहले लोगों की समझ में ही नहीं आई। खान साहब अपने साथ आते समय अनवट रागों का खजाना लेके आए। उनके गाने का तरीका ऐसा था कि सीधे साधे राग जो लोगों को लगते हैं वो भी राग अनवट लगने लगे। और उस समय उस गायकी को अलादिया की गायकी कहा जाता था। 1896 में
छत्रपति शाहू महाराज के दरबार में दरबार गायक के रूप में नियुक्त होने के बाद खां साहब कोल्हापुर में रहे, क्योंकि शाहू महाराज ने उनको वहाँ जमीन दे दी। जमीन घर सब देने के बाद खां साहब वहाँ सेटल हो गए। उनके पास उस समय तानीबाई कागलकर एक ऐसी शिष्या उनको मिली जो चौमुखा गायकी में प्रवीण थी। उनकी आवाज में के बारे में कहा जाता है, ये आवाज सुवर्ण शलाका के जैसे स्वयं प्रभा को लेकर बहुत दूरी तक सुनाई देती थी। चौमुखा गायकी में उनको प्रवीण कर दिया गया था। दुर्भाग्यवश 1931 में उनका देहांत हो गया। उस समय खां साहब ने उनकी माँ को कहा, बन्नू भाई, ये बाबा नहीं गया, अल्लाह दिया गया। बाबा ने मेरा 16 आना गाना ले लिया। एक प्रख्यात गायिका के बारे में उन्होंने कहा कि उसको मैंने 4 आना भी नहीं दिया है। अगर आप मानेंगे कि अगर दुनिया भर में जिनका नाम है ऐसी गायिका को उन्होंने केवल 4 आना दिया था, जिनको 16 आना मिला था, तो कैसे मिला होगा। गोविंद बुआ शालिग्राम, त्रिभुवन दास जरीवाला और अन्य कई सारे लोगों को खां साहब ने बाद में सिखाया महाराष्ट्र में। उस समय कोल्हापुर गायकी का उसका नामकरण हो गया, उस गायकी का। और खां साहब जब शाहू महाराज के इंतकाल के बाद में मुंबई में आके बसे, तब लोगों ने उनसे पूछा कि खां साहब, ये आपकी गायकी है कौन सी? ये कहीं अन्यत्र नहीं पाई जाती, ये आपकी गायकी है कौन सी? तो खां साहब बहुत विनयशील व्यक्ति थे और बहुत, जिसको सुसंस्कृत कल्चर्ड आदमी कहा जाता है, बहुत कल्चर्ड थे। उन्होंने उस गायकी का क्रेडिट अपने आप को नहीं लिया। अपने नाना दादा जिनसे उन्होंने ये विद्या पाई थी, जिन बानियों से उनको विद्या मिली थी, वो जिस जयपुर और अतरौली में बस रहे थे, उनके लिए अपनी गायकी का श्रेय उनके नाम कर दिया। और उन्होंने कहा कि मेरी जयपुर अतरौली की गायकी है। ये मैं आज इसलिए स्पष्ट कर रही हूँ कि कई बच्चे यहाँ मैं देख रही हूँ कि थीसिस लिखेंगे, पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे, और जो गलतफहमियां फैला के रखी है उनको दूर करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कह रही हूँ। और ये जो मेरी जानकारी है, ये मेरे गुरु उस्ताद अजीजुद्दीन खान साहब ने मुझे दी है जानकारी। ये दिस इज राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जैसा कहते हैं, ये बहुत ऑथेंटिक जानकारी है। खां साहब की गायकी में क्या था? स्वरों का लगाव, बलपेचदार ताने, लय। एक आरोप किया जाता है कि खां साहब की गायकी बहुत विलंबित लय की थी। बहुत विलंबित लय की गायकी नहीं थी, मध्य विलंबित लय थी। अब विलंबित और मध्य विलंबित ये भी फर्क है। मध्य विलंबित लय की गायकी थी, और जिस प्रकार से खां साहब का गाना स्वर विद्या और लय विद्या को साथ में लेकर चलता था, उसमें अति विलंबित लय का कोई काम ही नहीं था। खां साहब की गायकी मध्य विलंबित लय की थी, उसमें स्वर और लय दोनों का समागम दिखाई देता था। बंदिशें एक विशिष्ट अंदाज से सिखाई जाती थी। खां साहब और उनके परिवार के, उनके दादा नाना, ये लोग बहुत प्रोलिफिक जिसको कहते हैं, ऐसे अच्छे कवि थे। उन्होंने कई सारी बंदिशें बनाई, अछोप रागों में बंदिशें बनाई, और उन बंदिशों का गायन जिस प्रकार से किया जाता था, उसमें अति विलंबित का कोई स्थान नहीं था। और खां साहब की गायकी में जो विशेषताएं थी, वो
बोल अंग, उपज अंग, सुरों की उपज, तानों की उपज, ये एक दूसरे के साथ मिलता था। खान साहब के नाना जी उस समय 80 साल की उम्र के थे और खान साहब का बहुत नाम हो चुका था। उन्होंने एक बार उनको बुलाया, बेटा सारा नाम तो तुम्हारा हो गया है मगर स्वर विद्या का अभ्यास किया है, तो ये स्वर विद्या क्या होती है? तो स्वर विद्या का अभ्यास भी उनसे करवाया और फिर ये स्वर विद्या का अभ्यास उन्होंने अपने शिष्यों से करवाया। हम कंठ साधना की बात कर रहे हैं। केसर बाई जी ने अनेक गुरुओं से सीखा था, आप जानकारी ले सकते हैं उनकी, तो मैं गुरुओं के नाम नहीं गिनाऊंगी, मगर केसर बाई जी का गाने का तरीका और उनकी आवाज़ लगाने के जो ढंग उनका था उसमें बदलाव लाना पड़ा और खान साहब उनसे सामने बैठकर 11 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे रियाज करवाते थे। सबसे बड़ी बात मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि गुरु के सामने बैठकर रियाज करना है, इसके मायने बहुत है। और उनका पहले तो थोड़े दिनों में आवाज़ बहुत बैठने लगा, गला भारी होने लगा, तो कहने लगी कि मैं क्या करूँ खान साहब, मेरा आवाज़ नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि कोई उसकी चिंता मत करना है, इसी में से तुम्हारी आवाज़ निकल के आएगी। तुम्हारी असली आवाज़ क्या है तुम्हें पता नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हारी आवाज़ क्या है। और आज देखिए विश्व में उनकी आवाज़ गूंज रही है। और इस आवाज़ को तैयार करने में आप जानते होंगे कि आपने देखा होगा कि आकार का लगाव। बात सही है कि आज माइक्रोफोन की इतनी बड़ी तादाद हो गई है, इतनी रेंजेस हो गई है, इतनी वैरायटीज हो गई है, तो हमको इतने बड़े जोर से गाने की जरूरत नहीं, मगर जोर से गाना ही नहीं, गाना जोर से नहीं है, तरकीब से है। शारीरिक फिजिकल स्ट्रेंथ उसके पीछे कुछ भी नहीं है। नहीं तो मेरे जैसे आज से 40 साल पहले इससे कम से कम 20 किलो वजन कम वाली लड़की 6-6 घंटे काली 5 में प्रोग्राम्स नहीं कर पाती, अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात होती है तो भी मैंने किया है। जब मैं आई वॉज बेयरली 30 किलोज ऑफ वेट 6-6 घंटे के मेरे प्रोग्राम्स होते थे काली 5 में, और उसमें आवाज में आप शारीरिक ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। अलादिया खान साहब का रियाज सुनने के लिए गोविंदराव टेम्बे जी और रजब अली खान साहब रात भर खड़े रहते थे घर के बाहर। और रजब अली खान साहब ने जब उन तानों का रियाज अपने घर में करना शुरू कर दिया, थोड़े दिनों में उनके गले से खून आने लगा। तो उनके पिताजी मोगलो खान साहब ने उनको कहा कि जा बेटे उनसे तालीम ले। वो आखिर तक नहीं गए, मगर ये कंपाउंड वॉल पर बैठकर अंदर क्या चल रहा है ये सुनकर गाने का तरीका नहीं है। गुरु के सामने आप बैठो, हर चीज गाने का अपना तरीका होता है। आपका गला घूम रहा है बहुत, मगर अगर उसमें सुर नहीं लग रहा है तो आप क्या कर रहे हो? अगर आप हर दाना दाना आप सुर में नहीं लगा सकते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो बातें हैं वो हमारे घराने में हमको बताई गई, हमारे शिष्यों को बताई जाती है, और माइक्रोफोन को भी बहुत तरीके से इस्तेमाल करना होता है। आज तो आप सुर का रियाज ना भी करो तो आपको सुर में लाने के लिए वो मैकेनिक वहाँ बैठा रहता है, कंप्यूटर होता है, सारा कुछ हो जाता है। अब उसके बारे में बोलना ठीक है नहीं, क्योंकि वो बोलने लायक चीज़ है नहीं। मगर मैं थोड़ा सा, आपने मुझे यहाँ बिठा दिया है तो थोड़ा सा आपको गा के बताती हूँ। मैंने जो समझा है वो आपके सामने मैंने रखा है। मेरी जितनी शक्यता है उतना मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, और इसमें जो त्रुटियां हैं वो निश्चित रूप से मेरी है। बाकी आदर्श अपनी जगह पे है। मैं अभी भी आदर्शों की तरफ चलने की कोशिश कर रही हूँ, और प्रस्तुति आपके सामने एक 10 मिनट की करूँगी। समय बहुत हो गया।
रब्बा
बोलन लागे लागे रे कोयलिया 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 बोलन लागे रे बोलन लागे लागे रे कोयलिया ऋतु बसंत आए सखिया बोलन लागे लागे रे बोलन लागे लागे रे कोयलिया बोलन लागे बोलन लागे लागे रे कोयलिया बोलन लागे बोलन लागे लागे रे धन्यवाद। Thank you very much. Thank you. जो शिक्षण जो तालीम है वो हम सुन रहे थे। ये बहुत ये जो मिलन हुआ है आज सच में लाजवाब है और मुझे ऐसा लगता है बरसों शायद इन दौरों दीवारों को ये स्वर याद रखे जाएंगे, यहीं गूंजेंगे यहाँ ये सच में हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि डॉक्टर निवेदिता सिंह जी ने ये शुरू किया और अभी आप इन्हें इसको खत्म कर रही हैं। बहुत सुंदर लग रहा है जी, बहुत कानों में बहुत देर तक ये गुंजायमान रहेगा। ये जब हम सोएंगे उठेंगे ना यही आएगा, कहाँ वो ऐसा लग रहा है कि रब्बा वो पंजाब का वो टच और फिर उधर से आगे वो बंदिश उसकी आगे ऐड हुई है, बिल्कुल वही समीकरण वही एडिशन हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो छोटी बंदिश थी हाँ जी, वो मेरे चाचा मेरे पिताजी के छोटे भाई मधुकर सडोलीकर अच्छा जो गुरजी खान साहब के शिष्य थे वाह वाह उनकी बंदिश वाह वाह और जो पहले वाली बंदिश पहले वाली बंदिश पुरानी वाली हाँ, पुरानी हाँ वो लग रहा था मुरब्बा वाली गाय रब्बा वाली हाँ जी। वो बिल्कुल पंजाबी वो मुरब्बा गाय की है, ये भी है। और सबसे बड़ी बात वो एनेक्डोट्स जो मैडम ने बताए वो एनेक्डोटल मटेरियल वो तो लाजवाब है, बहुत हद हो रखी है कि कैसे उनके पास सीखने गए और कैसे फिर वहाँ से। खैर अब हम नेक्स्ट सेशन भी प्रारंभ करेंगे।